सत्यपाल मलिक फिर बोले मोदी सरकार के खिलाफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया है। इसमें उन्होंने किसान आंदोलन, पुलवामा हमले और अडानी समेत कई मुद्दों पर बात की और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। पुलवामा पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद इस कारण हुए क्योंकि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। एयरक्राफ्ट मांगने की एप्लीकेशन 4 महीने गृह मंत्रालय में अटकी रही। गृह मंत्रालय ने ये खारिज कर दिया, इस कारण ये लोग सड़क से गए। उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से आई थी। किताबों में अब इंडिया नहीं भारत पढ़ेंगे छात्र। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद समय समय पर अपनी किताबों में कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है। सभी सिलेबस में कुछ ऐड किया जाता है तो कभी हटाया जाता है। इसी क्रम में एनसीईआरटी पैनल ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब इसकी टेक्स्ट बुक में इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत से बदलाव एनसीईआरटी समय समय पर करता रहा है, जिससे कई बार इसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। जैसे कि साल 2022 में एनसीईआरटी ने बड़ा कदम उठाया था, जब सिलेबस में 33% हिस्से को हटा दिया गया था। प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार अब पूरे जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार 25 अक्टूबर को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ शिकायत करने को चुनाव आयोग पहुंचा। प्रियंका पर धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता प्रियंका ने आदर्श आचार संहिता और आरपी अधिनियम दोनों का उल्लंघन किया है। भारत के निर्वाचन आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आदर्श आचार संहिता से ऊपर है। चुनाव आयोग से उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। कपिल सिब्बल का बीजेपी पर तंज। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार 25 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने किसी अच्छे काम को नहीं गिनाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कपिल सिब्बल ने बीजेपी से पूछा, राजनीतिक फायदे के लिए आप कितनी बार भगवान राम का इस्तेमाल करेंगे? आप भगवान राम के गुणों को क्यों नहीं अपनाते? उनकी वीरता, शौर्य, निष्ठा, करुणा, प्रेम, आज्ञाकारिता और साहस कुछ भी आपके शासन में दिखाई नहीं देता। जबलपुर की इस सीट पर नहीं थम रहा बवाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की उत्तर मध्य विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा के बाद बीजेपी के भीतर आया उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा क्षेत्र से बाहर निवास वाले नेता को टिकट देने से नाराज स्थानीय दावेदारों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक गोपनीय चिट्ठी लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं पार्टी उम्मीदवार बनाए गए अभिलाष पांडे का कहना है कि मैं अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान से नहीं हूं, बल्कि हिंदुस्तान से हूं और आपके बीच का ही हूं। अभिलाष पांडे को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का करीबी बताया जाता है। गुजरात हाईकोर्ट के सीनियर जजों में तीखी बहस। गुजरात उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। खुली अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल एक जज ने मामले पर असहमति जताई, जिस पर सीनियर ने नाराजगी व्यक्त की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके 2 दिन के बाद यानी बुधवार को सीनियर जज ने माफी मांगी और फिर अदालत का सत्र शुरू किया। जस्टिस वीरेन वैष्णव ने कहा कि सोमवार को अदालत में जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें खेद है। यूपी में हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता देने की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार की ओर से भी उनके कर्मचारियों को दीपावली पर सौगात मिलने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि दशहरे के बाद खुल रहे सचिवालय में राज्य सरकार की ओर से बोनस और महंगाई भत्ते से संबंधित फाइल को तैयार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के भी अपने कर्मचारियों को बोनस देने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पैरा एशियन गेम्स में शैलेश कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लाल शैलेश कुमार को चीन में चल रहे पैरा एशियन गेम्स 2023 से हाई जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शैलेश कुमार
जमुई जिले के रहने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हाई जंप स्पर्धा में शैलेश कुमार के स्वर्ण पदक जीतने पर बिहार के साथ ही पूरा देश गौरवान्वित है। उनकी कड़ी मेहनत और उनके दृढ़ संकल्प ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। आईएएस अश्विनी कुमार पर भड़की आतिशी। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से गंभीर समस्या बनी हुई है। इस बीच आप सरकार में कार्यरत वरिष्ठ नौकरशाह अश्विनी कुमार द्वारा दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर जारी रियल टाइम स्टडी पर रोक लगाने पर मंत्री आतिशी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अश्विनी कुमार ने यह निर्णय लेने से पहले सरकार में किसी से बात नहीं की, हमें जानकारी भी नहीं दी गई। दिल्ली में स्विस महिला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। दिल्ली में 30 साल की स्विस महिला की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी गुरप्रीत सिंह की सेंट्रो कार के फॉरेंसिक विश्लेषण से वाहन के अंदर महिला की मौजूदगी के सबूत सामने आए हैं। महिला का शव 20 अक्टूबर को पश्चिमी दिल्ली के एक स्कूल के पास मिला था। रोहिणी स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सूत्रों ने बताया कि उनकी एक टीम ने अपराध में शामिल वाहन का गहन विश्लेषण किया। सूत्रों के अनुसार एफएसएल टीम ने वाहन से चेन, खून के धब्बे और बालों की लटों सहित कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का सावधानीपूर्वक एकत्र किया। इस दुखद मामले की चल रही जांच में ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। गुरुग्राम में 9 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 9 दिसंबर को किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से केस निपटारा करवाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की सुलह करवाकर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप। पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। जालंधर में सिद्धू ने कहा कि सरकार वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सतलज यमुना लिंक नहर मुद्दे को तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की त्रासदी ये है कि लोगों ने अपने फायदे के लिए व्यवस्था बदल दी। उस व्यवस्था ने राज्य को पीछे धकेल दिया, इसलिए आज भी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। मनोज जरांगे का भूख हड़ताल का ऐलान। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मनोज जरांगे ने जालना में भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। मीडिया से बात करते हुए जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आश्वासन दिए हुए 40 दिन हो रहे हैं, लेकिन मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं फिर से अपनी भूख हड़ताल शुरू करने जा रहा हूं। जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अब जब तक आरक्षण नहीं मिलता वह मरते दम तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अस्पताल का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना शोपीस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगाए गए उपकरण के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। आलम यह है कि आज भी ड्रेनेज से बहने वाले केमिकल युक्त पानी पूर्व की भांति ही अस्पताल से बाहर छोड़ा जाता है, जो मवेशियों के लिए काफ़ी हानिकारक है। हैरानी की बात यह है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भवन सहित कई उपकरण लगाए हुए साल भर होने को है, बावजूद इसके आज तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू नहीं हो सका है, जिससे अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट केवल अस्पताल का शोभा बढ़ा रहा है। धान घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कोयला शराब महादेव सट्टा ऐप के बाद चावल में गड़बड़ी का खुलासा किया है। ईडी ने दावा किया है कि मार्कफेड के पूर्व एमडी और छत्तीसगढ़ के कई राइस मिलर्स ने मिलकर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की है। सरकार के द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए दिए जा रहे हैं प्रोत्साहन राशि में 175 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस पर ईडी ने खुलासा किया है। कतर कर रहा है और बंधकों को छुड़वाने के प्रयास। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बंधकों में इजराइल के साथ ही अमेरिका और अन्य कई देशों के नागरिक शामिल हैं। इस बीच बंधकों को छुड़ाने में मध्यस्थता कर रहे कतर ने कहा है कि अन्य लोगों को छुड़वाने के लिए भी बातचीत जारी है।
भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया। जिन वैज्ञानिकों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया उनमें नाम अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश है। इस मौके पर व्हाइट हाउस ने कहा, राष्ट्रपति ने कई अमेरिकियों को राष्ट्रीय विज्ञान पदक और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और इनोवेशन मेडल से सम्मानित किया, जिन्होंने हमारे देश की भलाई के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अनुकरणीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 21 गुना फिलिस्तीनियों ने गंवाई जान। हमास इजराइल युद्ध के 20 दिन बीत जाने के बाद भी जंग रुकने का आसार नहीं दिख रहा है। बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायली क्षेत्र में हमला कर जमकर कहर बरपाया था। उस हमले में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इजराइल तभी से गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हमास स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इजराइल के हमलों में अब तक 5800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। वर्षों से दोनों तरफ से हवाई हमले होते रहते हैं, लेकिन यह अब और है कि इस तरह के हालात बहुत कम उत्पन्न हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत संस्था ने कहा, गाजा में नहीं है ईंधन। हमास इजराइल युद्ध के 19 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच अब गाजा में ईंधन की आपूर्ति की चिंता तेज हो गई है। गाजा में संयुक्त राष्ट्र की राहत संस्था UNRWA लंबे समय से काम कर रही है। संस्था ने कहा है कि गाजा में आज ईंधन समाप्त हो जाएंगे, जिसके बाद संस्था के सारे काम ठप पड़ जाएंगे। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा इलाके में लगातार भयानक बमबारी की है। इसी क्रम में इजराइल ने गाजा को मिलने वाली पानी, बिजली और दैनिक ज़रूरतों की सप्लाई को रोक दिया है। तब से लेकर अब तक गाजा में ज़रूरतों को किस्तों में पूरा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हामून तूफान ने मचाया कहर। बांग्लादेश में समुद्री किनारों पर हामून तूफान का असर दिख रहा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने बताया कि हामून तूफान देश के दक्षिण पूर्वी तट पर पहुंच गया। हामून की वजह से अब तक कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,75,000 लोग पनाह लेने के लिए किसी ठिकाने की तलाश में हैं। समाचार एजेंसी AFP ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय के सचिव कमरुल हसन से बात की। उन्होंने कहा, बिजली की लाइनें काट दी गईं और तटीय गांवों और द्वीपों पर भारी बारिश हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। हसन ने कहा, हमने 2,73,352 लोगों को सुरक्षित आश्रय में रखा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।